हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डायनाडाइन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। यह है कोरियन नूडल से भी ज्यादा स्पाइसी और हिमालय की बर्फ से भी ज्यादा आइसी। तो मेरी खराब राइमिंग को पीछे छोड़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि ओकारुन और अयासे दोनों लोग उसी टनल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिस टनल में हमारी टर्बो ग्रैनी और वो स्पिरिट रहती है। दोनों की फटी हुई होती है और दोनों एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे होते हैं। जहाँ पे ओकारुन कह रहा होता है लेडीज फर्स्ट, वहीं पे अयासे कह रही होती है कि ये देखो यार, मेरी आंखों में पानी भर गया यार, तुम यार पहले चले जाओ। जिसपे ओकारुन कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें एकदम कम्प्लीटली बोन ड्राई हैं। फिर दोनों साइड बाय साइड करके उसके अंदर जाने लगते हैं, पर फिर भी दोनों लोग कंटिन्यूअसली एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे होते हैं टनल के अंदर। फिर दोनों लोग अपना प्लान सोचने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका प्लान होता है कि वो टर्बो बाबा को शोनो सिटी के बाहर लेके आएंगे और उसको लोकेशन बाउंड स्पिरिट से सेपरेट कर देंगे ताकि वो फाइनली हरा सके। उन्होंने जायंट एलियन को मिलके हराया ही था, तो बिल्कुल पॉसिबल था कि वो दोनों मिलके हरा सकते थे टर्बो ग्रैनी को भी। पर तभी वो लोग टॉर्च ऑन करते हैं और देखते हैं एक साइड एक बहुत बड़ा सा सर होता है। वो सर देख के उनका सर चकरा जाता है और अपना सर चकराते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि उतना ही बड़ा सर उस साइड भी होता है। ये देख के दोनों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करना है, पर तभी अयासे निकालती है खूब सारे बेसबॉल के बैट और उठा के उस मुंह पे फेंकने लगती है, पर उन बैट्स को वो खा जाती है। और खाने के बाद फिर उसके बाद ओकारुन सोचता है कि इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वहाँ से निकल सके। पर तब तक ग्रैनी उसका कर्स उसके ऊपर से हटा देती है और उसकी वीनी वापस कर देती है। इसी कारण से ओकारुन की पावर भी चली जाती है। अब दोनों लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है। डेथ एकदम सर्टेन होती है और तभी दोनों तरफ से मुंह बढ़ने लगते हैं इन दोनों को खाने के लिए। पर तब अयासे को याद आता है कि उसकी दादी माँ ने क्या कहा था, टर्बो बाबा बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है, तो उसको बस इतना करना है कि टर्बो बाबा को रेस के लिए चैलेंज करना है, और वो करती भी वैसी ही है। ये सुनने के बाद टर्बो बाबा कहती है कि तुम यार क्या चूतिया आदमी हो, तुम्हें लगता है मैं रेस मार जाऊंगी। वो कहती चल ठीक है कर लेते हैं रेस, रूल क्या है बता 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 रूल क्या है। जिसपे अयासे कहती है कि कुछ बहुत बड़ा रूल नहीं है, हम लोग टैग खेलने वाले हैं, बेसिकली पकड़म पकड़ाई, और तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना है, फिर हम भागेंगे, फिर तुम्हें आके मुझे पकड़ लेना है। जिसपे टर्बो बाबा कहती है कि बिल्कुल जरूर करेंगे और मैं बिल्कुल रूल फॉलो करती हूँ भाई, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो रूल नहीं फॉलो करते। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार प्लान तो सक्सेसफुल हो गया यार, 10 मिनट में तो बहुत ही दूर भाग जाएंगे, क्या ही पकड़ पाएगी। पर तब तक हम देखते हैं कि टर्बो बाबा बहुत ज्यादा ऊट पटांग तरीके से गिनती गिनने लगती है। वो गिनती है 60, 1, 40, 10 और ऐसे करते करते वो 10 मिनट बना लेती है। 10 मिनट जैसे वो बनाती है, वो तुरंत अयासे को एक बहुत बड़े केज के अंदर कैद कर लेती है और फिर वो दोबारा गिनने लगती है गिनती। उसके बाद यही सब गिनते गिनते वो ओकारुन से बात कर रही होती है कि कैसे वो अब उसे भी खाने वाली है। ओकारुन चिल्ला रहा होता है कि तुम चीटिंग कर रही हो यार बुढ़िया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जिसको वो कह रही होती है कि तुम लोगों ने स्पेसिफाई तो किया नहीं था ना कि कैसे काउंट करना है। ये सब देखने के बाद ओकारुन को याद आता है कि कैसे अयासे हर बार उसको बचाती है। वही सब याद करते हुए वो कूद पड़ता है टर्बो ग्रैनी के ऊपर और यूज करता है अपना स्पेशल मूव द बाइट। और कहाँ पे बाइट करता है वो तो यार एनिमे में देखो, मैं नहीं बताना चाहता कहाँ पे बाइट करता है, पर उस बाइट के कारण दर्द से कर्रा उठती है टर्बो ग्रैनी। और क्योंकि उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं होता है बजाय ओकारुन के शरीर के अंदर जाने के। वो ओकारुन के ऊपर कोई फिजिकल अटैक भी नहीं कर पा रही होती है क्योंकि जो क्लोथ उसको पहनाए थे अयासे की दादी माँ ने वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे ही ग्रैनी ओकारुन के शरीर के अंदर जाती है, तुरंत अयासे को उसकी ऑरा दिखने लगती है और उसकी ऑरा को वो कंटेन कर लेती है, जिसके कारण वो कुल मिला के एक बहुत ही मीजली सी रबर बैंड जैसी पचली हो जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का था, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी एकदम छोटी सी हो जाती है और ओकारुन और अयासे मिलकर उसका मजा ले रहे होते हैं। एनीवेज ये होता ही हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट बाउंड थी उस लोकेशन से वो तोड़ते हुए दीवारों को आ जाती है और ये देखते ही वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का 3 मिनट्स के दौरान, जिसको आप जाके सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो जो स्पिरिट थी, जो लोकेशन बाउंड थी, वो एक्चुअली में एक क्रैब का फॉर्म ली होती है। हमको इसके पीछे की स्टोरी भी बताई जाती है। बेसिकली जो भी स्पिरिट्स होती हैं वो क्रैब का फॉर्म ले लेती हैं ताकि वो मरने के बाद रिवर साइटेक्स को पार कर सके, जिसके पार हेवन माना जाता है। अगर उसको पार नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हेवन नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद हमको एक साइन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि भालू से सावधान रहे। एनीवेज साइन से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमको दिखाया जाता है कि दोनों लोग कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं, पर ये लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं उस क्रैब के लिए।
तो फिर हमारा जो ओकारुन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बो ग्रैनी में। वो ग्रैनी में कन्वर्ट होते ही कूल बातें करने लगता है। वंस अगेन हमारा कूल बंदा वापस आ चुका है और वो बैठा लेता है मोमो को अपनी पीठ पे। बैठाते ही बोल देता है कि यार तुम तो यार बहुत भारी हो भाई, बहुत भारी हो। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर वो यूज करता है फुल थ्रॉटल और गजब तरीके से भागने लगता है। पर जब भी वो फुल थ्रॉटल यूज करता है तो फिर वो मुड़ नहीं पा रहा होता, वो एक ही सीधी लाइन में दौड़ रहा होता है। इसी कारण वो लोग उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो अपने पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह यूज करके किसी तरीके से लैंड कर लेता है। फिर हमको वंस अगेन ओकारुन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और वो बोल रहा होता है कि उसके पास केवल 2 फुल थ्रॉटल होते हैं, उसमें से एक उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है। पर फिर भी वो आयासे को अपनी पीठ पे बैठा के लगातार दौड़ रहा होता है। वहाँ पे रोड पे उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि कह रहे होते हैं यार क्या सेक्सी क्यूटी कपल है भाई, ये दूसरे को पीठ पे बैठा के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी फोटो भी ले रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे क्रैब भी दौड़ रहा होता है, पर वो लोग क्रैब को नोटिस नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग तो नॉर्मल इंसान है, तो वो स्पिरिट्स को कैसे देख सकते हैं। आयासे को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी और उसको लग रहा था कि अगर कोई जान पहचान का मिल गया तो भाई इज्जत तो पूरी चली जानी है। फिर वो लोग एक मांगा कैफे में चले जाते हैं और उसके ऊपर एक रिलैक्स टाइम वाला हॉट स्प्रिंग भी होता है। बेसिकली उन लोग का प्लान ये होता है कि अगर वो छोटी छोटी जगहों से जाएंगे तो क्या पता स्पिरिट को आने जाने में बहुत दिक्कत हो। पर स्पिरिट सब कुछ तोड़ते हुए वहाँ पे चली आती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं यानी कि बाथ टब में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी ओकारुन कहता है कि अरे यार अब क्या ही होगा। पहली बात तो वापस ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर क्रैब को और ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। इस पे ऐसे कहती है कि ये नॉर्मल पानी नहीं है, यह है हॉट स्प्रिंग। और हॉट स्प्रिंग में ऐसा होता है बेसिकली अगर आप क्रैब्स को बॉईल कर दें तो उनके मसल फाइबर टेंस हो जाते हैं, तो उनके मूवमेंट स्टक हो जाते हैं। इसी कारण वो हॉट स्प्रिंग की पाइप उड़ा देती है और खूब सारा गर्म पानी बरसा देती है क्रैब के ऊपर, जिसके कारण से वो क्रैब बॉईल हो जाता है और उसके क्लचेस भी काम करना बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो पक्के रेड कलर का हो जाता है। इस पे आयासे कहती है कि यार ये देखने में थोड़ा टेस्टी लग रहा है, पर ओकारुन कहता है कि खाने की बातें बाद में, पहले यहाँ से भागते हैं। फिर हमको दिखाए जाते हैं वो लोग वंस अगेन भागते हुए और तभी उनके सामने से बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिसको देखने के बाद उन लोग को लगता है कि ये हो क्या रहा है। फिर हमको टर्बो पर समझाते हुए बोलती है कि बेसिकली यहाँ पास में एक सिमेट्री थी, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, बेसिकली कब्रिस्तान मेरे भाई लोग। और उस कब्रिस्तान में जितनी भी स्पिरिट रहती है उनसे मदद ली है टर्बो ने और इसी कारण वो उसको बचाने आ गई है। इन दोनों के सामने खूब सारी स्पिरिट्स आ रही होती हैं, पर तभी वो लोग मुड़ के देखते हैं कि अरे दादा क्रैब भी वापस आ चुका है। उन लोग को किसी भी हालत में शोनो सिटी से बाहर निकलना होता है। आयासे कहती है कि ओकारुन भाई एक और बार फुल थ्रॉटल का टाइम आ गया है। जिस पे ओकारुन कहता है कि यार एक ही बार तो बचा है यार, इस बार कर लिए तो फंस जाएंगे यार, कैसे होगा यार। जिस पे वो कहती है कि यार तुम चिंता मत करो यार, हैव फेथ इन मी। उसकी बात मान के ओकारुन वंस अगेन एक और बार फुल थ्रॉटल में आता है और उसको अपनी पीठ पे बैठा के भाग लेता है। और उसके बाद भाई ये दोनों क्या कमाल धमाल मचाते हैं, फुल ऑन स्पाइडरमैन मूवमेंट बना देते हैं। जैसा मैंने बताया कि ओकारुन जब फुल स्पीड में दौड़ता है तो फिर वो मुड़ नहीं सकता है, तो उसकी हेल्प करने के लिए बेसिकली आयासे अपने हाथ स्पाइडर वेब की तरह यूज कर रही होती है। जहाँ पे वो दीवारों सड़कों सब जगह दौड़ रहा होता है, वही आयासे उसको डायरेक्शन दे रही होती है। वो लोग वहाँ से निकलने में किसी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, पर मिड एयर ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन वापस चला जाता है। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक नजर आयासे की एक ट्रेन के ऊपर भी पड़ती है, पर उससे पहले कि वो लोग नीचे गिरने से चोट ना हो जाए इसलिए आयासे अपने हाथों को पंख की तरह यूज करती है, बेसिकली पैराशूट की तरह, ताकि उन लोग की फॉल धीमे हो सके। और ओकारुन भी कन्वर्ट होता है ताकि उन लोग आसानी से लैंड कर सके। पर दोनों लोग अपनी लिमिट पे होते हैं। ये करने के बाद आयासे फिर भी कह रही होती है कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है वरना जान चली जाएगी। और जब उसने पैराशूट की तरफ अपने हाथ खोले थे उस मूवमेंट में टर्बो ग्रैनी को भी हाथ से छोड़ दिया था, तो टर्बो ग्रैनी वापस आ जाती है और लादन गुस्सा बरसाने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस पे ऐसे कहती है कि यार तुम डिजर्विंग तो नहीं हो यार रिस्पेक्ट की, यार तुम यार छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करती हो, तुम्हें कौन ही रिस्पेक्ट करेगा। फिर टर्बो ग्रैनी जाती है और क्रैब से जाके मर्ज हो जाती है। उससे पहले वो कुछ लंबी चौड़ी बातें सुनाती भी इन दोनों को कि तुम दोनों बहुत ज्यादा बकवास गंदे बच्चे हो, तुम लोग की तो आज कटराई छटाई होगी रहेगी। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें जितना चाहो उतना टाइम दे देती हूँ, 10 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, जितना मिनट चाहिए, भागो भागो। इसके बाद आयासे कहती है कि नहीं उसे बस 1 सेकंड चाहिए। तो 1 सेकंड अपनी पावर से एक्सप्लेन करती है कैसे उसकी पावर है किसी भी चीज को ग्रैब करना। और वो लोग एक ट्रेन लाइन के नीचे होते हैं और जैसे ऊपर से एक ट्रेन आती है उस ट्रेन को वो लोग ग्रैब कर लेते हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी भी ओकारुन कुछ खास तो नहीं कर रहा होता है, जो कर रही होती है वो आयासे ही कर रही होती है। आयासे कहती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी भी कहते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। और ये जो ट्रेन है ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसका मतलब कि तुम कभी भी हम लोग को पकड़ नहीं पाओगी। जो बात सुन के टर्बो ग्रैनी गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ट्रेन हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ी चलती है, पर मैं तो हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो कूद के चढ़ जाती है ट्रेन के ऊपर, जिसपे आयासे कहती है कि तुमने बेट ले लिया। बेसिकली
अयासे ने बात जानबूझ के बोली थी ताकि वो गुस्सा के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए और वो ट्रेन फाइनली शोनो सिटी को लीव कर दे। वो ट्रेन शोनो सिटी को लीव करके कामिगोई सिटी में पहुंच जाती है और मुझे यहाँ पे इनकी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी लगी। कैसे अभी तक सब कुछ कम्प्लीटली रेड कलर में था, लेकिन जो कामिगोई सिटी था वो कम्प्लीटली ब्लू कलर में था। बेसिकली थोड़ा सा गोजो वैसे सुगना वाली वाइब आ गई, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एनीवेज, जैसे ही वो कामिगोई सिटी में पहुंचने वाले होते हैं, हमको दिखाए जाते हैं रास्ते में अयासे की दादी माँ, जो कि 2 कील ठोक के रेलवे ट्रैक पे खड़ी होती हैं कम्प्लीटली स्पिरिट एनाइलेट करने के लिए। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो कामिगोई सिटी में पहुंचते हैं, वो कंप्लीट स्पिरिट बर्न ऑफ हो जाती है। उस स्पिरिट के अंदर से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं और वहीं पे टर्बो ग्रैनी भी जल के खत्म हो जाती हैं। फिर हमको अयासे और कारुन दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाते हैं। दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश और थक होते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हो गया है। फिर हमको बताई जाती है टर्बो ग्रैनी की बैक स्टोरी। बेसिकली जो टर्बो ग्रैनी थी वो ऐसी जगहों पे जाती थी जहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ गलत काम हुआ हो ताकि वो उनको कंसोल कर सके, और ये टनल भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लड़कियों के साथ काफी गलत काम हुआ करते थे। इसी कारण जब वो स्पिरिट मरी थी तो फिर बहुत सारी लड़कियां उसमें से बाहर निकली थी। वो स्पिरिट्स इविल स्पिरिट नहीं बनना चाहती थी, पर वो मजबूरन ऐसा बनी थी क्योंकि उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ था। इसके बाद हमको अयासे की दादी माँ बताती हैं कि भले ही उनके पास पूरा राइट था, पर जो लोग मर चुके हैं वो लोग जिंदा लोगों को परेशान नहीं कर सकते, और जिंदा लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है मरे हुए लोगों को बेइज्जत करने का। और यही रूल्स हैं जिन रूल्स के बल पे जिंदा और मरे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ये रिस्पेक्ट तोड़ते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमको लेके जाया जाता है अयासे और उसकी दादी माँ के घर में। दोनों लोग लड़ाई कर रहे होते हैं क्रैब के मीट को लेके। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होती है। वो कह रहा होता है कि यार इतना सब कुछ हो गया कि फिर मैं खाना कैसे खा लूं। अयासे और उसकी दादी माँ अभी भी लड़ रही होती है। इस पे उसकी दादी माँ कहने लगती है ओकारुन से, क्या तुम्हारे पास सच में तुम्हारी वीनी आ भी गई है कि वीनी आने के बाद भी तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा है। बेसिकली फिर वो दोनों लोग भी मारा मूद करने लगते हैं। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। अयासे और ओकारुन का एक बहुत ही प्यारा सा इंटीमेट सा सीन, जहाँ पे अयासे ओकारुन को समझाती है कि दादी माँ सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रही थी ताकि तुम्हारा ध्यान हट सके उस बात से और तुम कंसंट्रेट कर सको खाने में, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके और तुम ये ना सोचो कि कैसे सब कुछ कितना खराब हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और ओकारुन वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते ओकारुन सोच रहा होता है कि गुड बाय। ऐसे भी सोच रही थी कि गुड बाय इसका मतलब वापस नहीं मिलना है, इसका मतलब वापस नहीं मिलना है। पर तब तक अयासे चिल्ला के बोलती है कि सी यू टुमारो, जिस पे ओकारुन बोलता है कि बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। I mean, कितना ही ज्यादा अच्छा एपिसोड था। रेड एंड ब्लू वाला रेफरेंस भी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस कि ये इस सीजन का, यानी कि इस विंटर सीजन का सबसे कमाल का एनीमे होने वाला है। अगर अभी तक आप इसको रिलीजियसली नहीं देख रहे हैं तो इसको रिलीजियसली देखते रहिए। सो कुछ भी हो, फिलहाल के इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।